फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वैसे तो हम लोग जो ज्योग्राफिकल थॉट्स यानी भौगोलिक विचार का टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि भूगोल विषय जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि भूगोल विषय का अर्थ क्या है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। इसके साथ ही जो भूगोल की प्रकृति है, भूगोल का क्षेत्र है, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, वैसे तो इस टॉपिक को हम लोग कई घंटों तक पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में जाना है तो हम लोग यहाँ पर केवल उन्हीं तथ्यों को देखेंगे जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चलिए ज्योग्राफी का एक थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूँ ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? जाहिर सी बात है, अधिकतर लोगों के दिमाग में आएंगे नक्शे। तो ये बात सही भी है। ज्योग्राफी देखिए कहाँ से संबंधित है, कहाँ मतलब कि कोई भी जो घटना हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, या कोई ज्वालामुखी है तो वो कहाँ पर है, यानी लोकेशन से संबंधित है। तो देखिए, ज्योग्राफी एक्चुअल में करता क्या है। एक तो हमारी पृथ्वी पे अलग अलग चीजें हैं। चीजों से मतलब है ज्वालामुखी है, कहीं पे समुद्र है, तो कहीं पर आपके पर्वत है, और इसके साथ ही पृथ्वी पे अलग अलग घटनाएं घट रही हैं। जैसे किसी स्थान पे मनुष्य कृषि कर रहा है तो कहीं पे ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है, कहीं पे बर्फ पिघल रही है तो कहीं पे बर्फ जम रही है। तो यानी हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी चीजें हैं और अलग अलग घटनाएं घटती रहती हैं। तो इन चीजों और घटनाओं का अध्ययन करना और इसके साथ ही इनके बीच में क्या संबंध है, जैसे कि कहीं पे ज्वालामुखी है तो वहां एक विशेष तरह की मिट्टी पाई जाएगी जिसकी वजह से एक विशेष तरह की एग्रीकल्चर संभव होगी। तो यानी इन चीजों के बीच में आपस में क्या संबंध है, जैसे कि ज्वालामुखी का मिट्टी और खेती से क्या संबंध है, इन सारी चीजों का अध्ययन करना हमारे भूगोल की विषय वस्तु है। और जैसे मैंने कहा कि भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कहाँ, यानी कि ये चीज कहाँ पर है, या कह लीजिए कि उसकी लोकेशन। उसके बाद कुछ अन्य प्रश्न भी आते हैं, जैसे कैसे। कैसे मतलब कि ये घटना कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। लेकिन सबसे पहला जो प्रश्न भूगोल में आता है वो आता है कहाँ। अब देखिए, ज्योग्राफी की जो अलग अलग बड़े बड़े भूगोल वेताओं ने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तो आपको लगेगा कि परिभाषा रटना पड़ेगी और आप 2-3 बार पढ़ भी लें, लेकिन आगे आप देखेंगे कि जो भूगोल वेता है, जब आप उसको अच्छे से जान जाएंगे, जैसे आप हार्टशोन को अच्छे से समझ गए कि हार्टशोन किस प्रकार का मत रखता है भूगोल के संबंध में, तो आपके लिए इस परिभाषा को याद रखना आसान हो जाएगा। क्योंकि तब आप समझ जाएंगे कि हार्टशोन है तो ये प्रादेशिक भूगोल की ही बात कहेगा, शेफर है तो नियम निर्माण की ही बात कहेगा, तब फिर परिभाषा आपके लिए इजी हो जाएगी। तो फिलहाल देखिए, सबसे पहले जो भूगोल शब्द है इसको किसने बनाया, तो ये देखिए कहीं कहीं पे इराटोस्थनीज लिखा मिलेगा, कहीं पे एराटोस्थनीज, दोनों एक ही हैं। इसने जो है ज्योग्राफी शब्द का निर्माण किया। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफ का मतलब होता है विवरण। तो ज्योग्राफी शब्द का मतलब हो गया, या भूगोल शब्द का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन। देखिए, हार्टशोन की परिभाषा देख लेते हैं। भूगोल का संबंध पृथ्वी की सतह के परिवर्तनशील चरित्र के सटीक, व्यवस्थित और तर्क संगत विवरण और व्याख्या प्रदान करने से है। यह हार्टशोन की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखिए, शेफर की परिभाषा देखते हैं। तो भूगोल को पृथ्वी की सतह पर कुछ विशेषताओं के स्थानिक वितरण को नियंत्रित करने वाले नियमों के निर्माण से संबंधित विज्ञान के रूप में जाना जाना चाहिए। शेफर को आगे हम लोग देखेंगे कि यह नियम निर्माण पर ही सबसे ज्यादा बल देता है। फिर देखिए स्मिथ, भूगोल मानवीय मामलों में स्थानिक संबंधों का संक्षिप्त दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके बाद देखिए कांट क्या कहते हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है, यानी कि पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मनुष्य का घर है, ऐसा कांट ने कहा। फिर देखिए कार्ल रिटर की बात करें तो इन्होंने कहा भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो मानव का निवास ग्रह है। तो कांट और कार्ल रिटर ने लगभग एक जैसी बात कही। अब देखिए, भूगोल की अगर हम लोग प्रकृति की बात करें
तो जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि भूगोल एक तो क्या करता है, पृथ्वी पर जो अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग जो घटनाएं घट रही हैं इनके बीच में क्या संबंध है, इस चीज की खोज भूगोल करता है। जैसे कहीं पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो शायद उसका कारण यह है कि भूमि बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और भूमि बहुत ज्यादा क्यों उपजाऊ है? क्योंकि वहां पर कुछ नदियां ऐसी हैं जो सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करा देती हैं, बढ़िया मिट्टी उपलब्ध करा देती हैं। तो ये जो सारी घटनाओं के बीच का संबंध है इसका अध्ययन भूगोल करता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में भी देखा कि भूगोल में कहाँ का प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में यह भी जाना जाता है कि किसी विशेष स्थान पर कोई घटना क्यों होती है। अगर कहीं पे सुनामी आ रही है तो क्यों आ रही है, कहीं पे तूफान आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसकी भी खोज होती है। अंतिम रूप से भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूं। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में विभाजित करते हैं। भौतिक भूगोल क्या होगा? देखिए, जहां पे मनुष्य के धर्म, आस्था, मनुष्य के विचार, मनुष्य की साइकोलॉजी का प्रभाव बिल्कुल भी भौगोलिक अध्ययन पर ना दिखाई दे, वहां पर भौतिक भूगोल है। जैसे कि ये प्राकृतिक नियम आधारित होता है, जैसे कि जलवायु विज्ञान है। अब आपकी आस्था कुछ भी हो, आप किसी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, जलवायु वैसी ही रहेगी जैसी है। इसका जब आप अध्ययन करेंगे तो जो जलवायु के नियम हैं उसी के आधार पे करेंगे। ऐसे ही समुद्र विज्ञान हो गया, मृदा का विज्ञान हो गया, तो ये सारे आपके भौतिक भूगोल के अंश हो गए। मानव भूगोल क्या है? यहां पर मनुष्य की संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। जैसे जनसंख्या भूगोल। अब देखिए, किसी जगह पे हो सकता है जनसंख्या इसलिए ज्यादा हो क्योंकि गर्भ निरोधक जो तरीके होते हैं उनको गलत माना जाता हो धार्मिक दृष्टि से, इसलिए जनसंख्या को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो। तो देखिए, मनुष्य का कल्चर आ गया। इसी तरह से आर्थिक भूगोल में भी किसी जगह पे हो सकता है जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने में इंटरेस्टेड है, यानी उनकी संस्कृति ऐसी है जैसे अमेरिका में हो गई कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। दूसरे कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि आपके बौद्ध धर्म के काफी लोग हैं जो कि शांतिमय जीवन चाहते हैं, जिनको कोई बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो दोनों जगहों का जो आर्थिक विकास है वो भी अलग अलग होगा क्योंकि महत्वाकांक्षाएं अलग अलग हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी जो मनुष्य की साइकोलॉजी है, मनुष्य का धर्म आस्था है, उसका योगदान आ गया। तो आर्थिक भूगोल किसका भाग हो गया? मानव भूगोल का। ये देखिए, बेसिक डिफरेंस मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि भूगोल की तो बहुत सी शाखाएं हैं और आप सबको याद करें कि भौतिक भूगोल कौन कौन से हैं, मानव भूगोल कौन कौन से हैं, वो समझदारी नहीं है। आप ये समझ गए कि भौतिक भूगोल के पीछे क्या थ्योरी होती है, क्या कॉन्सेप्ट है, और मानव भूगोल के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है। अब आप बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं कि कोई जो भूगोल का भाग है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा या भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नियतिवाद का सिद्धांत है इसको डिटेल में देखेंगे।